नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग द्विवेदी युग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग भारतेंदु युग देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, इससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये सब देख चुके हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामावत द्विवेदी। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। डिटेल देखते हैं। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1930 से 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान और विकास का काल था। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह ब्रजभाषा रानी की युवराज्ञी ने न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की साम्राज्ञी बन गए। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ, और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया है। अब देखिए अन्य फैक्ट देख लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कवि रत्न, गोपाल शरण सिंह आदि हैं। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से द्विवेदी युग के कवि नहीं है, तो उसमें एक छायावाद युग के कवि का नाम डाल दिया जाएगा। तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी पचाड़ी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। अगला देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ? अभी हम लोगों ने देखा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम? देखिए सेम प्रश्न है, बस शब्द बदल दिए गए हैं। तो किसके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। द्विवेदी युग का एक और नाम है, देखिए संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो क्या नाम है? जागरण सुधार काल। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है? नाथुराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये नाथुराम शर्मा शंकर को भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया है, जिन्हें ये कविता कामिनीकांत, और ये तीनों उपाधियां याद रखिएगा। हो सकता है कोई एक उपाधि दे दे, जैसे भारतेंदु प्रगेंदु, तो मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का होगा। नहीं, ये नाथुराम शर्मा शंकर की उपाधियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं इसका। द्विवेदी युग के कवि नाथुराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं। इस समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य तथा शंकर सरवस इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ। गर्भरंडा रहस्य बहुत बार पूछा गया है। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। अब देखिए अगला प्रश्न। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह युक्त किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुक्तिबोध। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन सी सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। सातवां प्रश्न देखिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति और संपत्ति शास्त्र। ये संपत्ति शास्त्र विषय का ग्रंथ है। ऑप्शन डी सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। संपत्ति शास्त्र के लेखक देखिए बस शब्द बदल गया है, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। देखिए संपत्ति शास्त्र के लेखक सेम प्रश्न है, ऑप्शन ए सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूही की कली कविता के किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जो जूही की कली रचना को क्या किए थे? वापिस कर दिए थे अपने संपादक से, अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए। देखिए इसका डिटेल देखते हैं।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली 1916 मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दिया था। निराला समन्वय पत्र से जुड़े और बाद में सुधा और मतवाला में भी जुड़े। देखिए निराला का भी यहाँ पे दिया हुआ है, समन्वय पत्र से जुड़े, सुधा और मतवाला से भी जुड़े, मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा। देखिए पहले तो प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि किसकी कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। नाम नहीं देता है तो फिर इनका नाम दे देगा निराला। तो आप निराला याद रखिएगा कि किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली। आप इस जूही की कली रचना भी याद रखिएगा और उनका नाम भी याद रखिएगा। अब देखिए निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी सही है। अंतःकरण की प्रवृत्तियां के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था? तो देखिए अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए डिटेल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। या रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। अगला देखिए, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियल, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली गुप्त। पूछा द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो ये सोहनलाल द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के कवि नहीं है और तीनों हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियौद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह और जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे और इनमें से कोई नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे जी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। तो ये पूजा फूल और कानन कुसुम दोनों को याद रखिएगा, ये मुकुटधर पांडे द्वारा प्रकाशित काव्य संकलन है। अब देखिए छायावाद की पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होती है? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और श्याम नारायण पांडे। तो ये मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद की पूर्वाभास प्रकट होती है। ऑप्शन ए सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर डिटेल में देखा है किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास ये संलक्षित होता है। अभी हम लोगों ने देखा मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास और लोकायतन। तो कौन है? प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधकृत प्रिय प्रवास संस्कृत की सम्मत तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर इनकी 51 रचनाएं हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, इसका डिटेल अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि हरिऔध जी ने जहाँ चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया। अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रज भाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रज भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। हरिऔध जी ने 2 नाटक प्रदुम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय भी लिखे हैं। ये सन भी याद रखिएगा का प्रदुम्न विजय का 1893 और रुक्मिणी परिणय का 1894। सन 1894 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ जो बहुत बार पूछा गया 1899 तथा अधकिला फूल 1907 भी प्रकाशित हुआ। हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रसिक रहस्य 1899, ये देखिए प्रेमाबू बारिधि प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाबू प्रश्रवण और प्रेमाबू प्रवाह 1901, प्रेम पुष्पहार 1904, उद्बोधन 1906, काव्योपवन 1909, कर्मवीर 1916, ऋतुमुकुर 1917, प्रदम प्रसून 1925 तथा पदम प्रमोद, ये याद रखिएगा, पदम प्रसून पदम प्रमोद। ठीक है। अब देखिए कल्पलता, बोलचाल परिजात तथा हरिऔध सत्सई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिऔध जी ने की है। ठीक है। अब देखिए सन 1924 में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को है।
अब देखिए अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक काल। देखिए वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा बदला है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है, ऑप्शन बी सही है। हरियोदय के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17, 19, 21 और 23। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये कमानी में कितने सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो इसमें कितने हैं? 17 हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासदत्ता। तो कौन है? चोखे चौपदे, अभी मैंने ऊपर बताया था। अब देखिए वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, किसने लिखा है? ऊपर अभी हम लोग कितनी बार पढ़ चुके, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी। अब देखिए खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता सेम प्रश्न अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? देखिए विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौबदे, चुपते चौपदे। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ये विचित्र विवाह जो है इनकी नहीं है। डिटेल देखिए, विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, रामचरित उपाध्याय की कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभाव। काव्य पंक्तियों का संबंध है, पूछा है वासु से, आंसू से, परिवर्तन से और प्रिय प्रवास से, किसान से। तो दिवस का अवसान समीप था, ये लाइन याद रखिएगा, कई बार ये एक ही लाइन दे देता है। तो ये ऑप्शन से प्रिय प्रवास से है। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और ये प्रथम सर्ग में अवतरित है, ये जो पंक्तियां हैं। चलिए, द्विवेदियों की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो ये उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक द्विवेदियों की कविता है। डॉक्टर नगीन ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी युग काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? देखिए तो किसकी है? द्विवेदी युग की, ऑप्शन बी सही है। द्विवेदी युग साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मक, काव्यात्मक, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता। तो इतिवृत्तात्मकता तो आप श्योर है कि है ही, तो क्या नहीं है? गद्यात्मकता भी है, वैचारिकता भी, काव्यात्मकता नहीं है। ठीक है, ये देखिए काव्यात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख, ये प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, शेष द्विवेदी युगीन की प्रवृत्तियां हैं। अब देखिए भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918। तो कभी कभी रचनाओं का क्रम भी लगाने के लिए देता है सनवाइज। तो ये क्या होगा? 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। डिटेल देखिए, 3 अगस्त 1986 को झांसी के उत्तर प्रदेश, देखिए झांसी में जो उत्तर प्रदेश के चिरगांव में जन्मे मैथिलीशरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर जाते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान है। उन्होंने सन 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में है। अन्य फैक्ट देखते हैं, गांधी जी ने मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। ठीक है, और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल किसान। देखिए जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, बैताली, कुड़ाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिम्बा, अर्जुन विसर्जन। ये देखिए काबा करबला तथा साकेत महाकाव्य है। ठीक है, ये साकेत जो है महाकाव्य है। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा जी हैं। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग बेभंग राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ था, किंतु उनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 में बनी। अब गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक, प्राय सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे। मैथिलीशरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और उनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। तो देखिए मैथिलीशरण गुप्त को अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेंगे ना, तो मैथिलीशरण गुप्त से जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपको इससे मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है इस डिटेल में दे दिया गया है। अब देखिए भारत भारती में किस भावना का रूपरेखा
प्रस्तुत है। तो देखिए ये बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर इतनी बार बता दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय भावना से इसकी रूपरेखा राष्ट्रीय भावना पे आधारित है। राजपूतियान की कथा है, सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी और साकेत। तो कौन है? रंग में भंग, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न देखिए, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? अभी हम लोगों ने देखा किसका चीरगांव? मैथिली शरण गुप्त का। किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए उसी डिटेल से ये सारे प्रश्न हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है? सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा और कृषक क्रंदन। तो अभी हम लोगों ने देखा कृषक क्रंदन इनकी नहीं है, सिद्धराज, जय भारत और हिडिंबा इनकी रचना है। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और इनमें से कोई नहीं। तो ये खंड काव्य है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरिगीतिका छंद में रचित यह एक खंड काव्य है। अब देखिए साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम। तो ये सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम है, ऑप्शन डी सही है। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग जो है सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं, जिसका रचनाकाल 1916 से 1932 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण कथा केंद्र बिंदु उर्मिला है। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया था, क्योंकि महाकवि रविन्द्रनाथ ने बंगला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्य उपेक्षिता में राम कथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की और ध्यान आकृष्ट किया था। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे उस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू किया। ये भी पूछा गया है कि किससे प्रेरित होकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू किया? तो किससे? तो ये याद रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से। ठीक है, चलिए साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी और लक्ष्मण और सीता। तो किससे? लक्ष्मण और उर्मिला से, ऑप्शन बी सही है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत अयोध्या को केंद्र मानकर लिखी गई है। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी के महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती में 1908 ईस्वी की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से छपा था। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। किसमें? भारत भारती में, रंग में भंग में, द्वापर में और साकेत में। तो किसमें? साकेत में, ऑप्शन डी सही है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? सिद्धार्थ पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, डिटेल देखते हैं इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निसंदेह कहे जा सकते हैं। ठीक है, भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विषय भारत भारती में मिला। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्य तत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों एवं श्रमजीवियों के प्रति प्रेम एवं सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। अतः द्विवेदी युग को संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये हमारा द्विवेदी युग आज समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे छायावाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा है। जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।